Hello friends, let's continue history chapter number 1. This is the third part. Today we will discuss about the meaning of the nationalism in Europe. 18th सेंचुरी में अगर हम यूरोप के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ नेशन स्टेट नहीं थे। आज जैसे आपको कंट्रीज़ वगैरह दिखाई देती हैं, ऐसा नहीं था। हर कोई छोटे छोटे एम्पायर में बटा हुआ था। राजा का शासन होता था या किसी एरिस्टोक्रेसी के अंडर में वो रहते थे। एरिस्टोक्रेसी क्या होती है? किसी विद्वान को या बहुत ताकतवर व्यक्ति को हम क्या करते हैं, अपना सुप्रीम बना लेते हैं, अपना हेड बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ बता रखा है जैसे जर्मनी है, इटली है, ये छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइडेड थे, या फिर लोकल लैंग्वेज जो भी बोली जाती थी उसमें डिवाइडेड थे। ईस्ट और सेंट्रल यूरोप की अगर हम बात करें तो वो एरिस्टोक्रेटिक मोनार्क के अंडर में थे। मतलब वही जो विद्वान व्यक्ति था उसे हेड बना दिया और फिर उसी की जनरेशन्स एक के बाद एक राजा बनती जा रही है। और डाइवर्सिटी थी यहाँ पे, अलग अलग लोग थे, कल्चर थे, एथनिक ग्रुप्स थे, लोकल लैंग्वेज अलग अलग थी। हेम्सबर्ग एम्पायर की अगर हम बात करें तो उसमें ऑस्ट्रिया, हंगरी ये आते थे। अगर हम बात करें पैचवर्क की, पैचवर्क मतलब छोटे छोटे टुकड़े मिलके एक बड़ा एरिया बना रहे हैं, तो यहाँ पे बता रखा है एल्पाइन रीजन थे। यहाँ पे ट्रेओल, ऑस्ट्रिया, सदरलैंड, बोहेमिया, ये सब क्या है, ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जर्मन स्पीकिंग लोग ज़्यादा रहते थे। ठीक है। और एरिस्टोक्रेसी थी वो भी जर्मन लैंग्वेज पे ही फोकस करती थी। इसके अंदर इटालियन लैंग्वेज बोलने वाले लोग भी थे। कहाँ पे? लॉम्बार्डिया और वियतनाम। इसके बाद अगर हम हंगरी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो लोग थे वो लोग मैग्यार नाम की लैंग्वेज का यूज़ करते थे, और जो लोग थे वो अलग अलग छोटी छोटी डिफरेंट अपनी डायलेक्ट्स, लोकल भाषाएं जो होती हैं, बोलियाँ होती हैं, वो बोलते थे। क्लेकिया में भी क्या चलती थी, वहाँ पे भी एरिस्टोक्रेसी चलती थी और वहाँ पे पॉलिश लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था। बिसाइड दीज, इसके अलावा 3 और डोमिनेंट ग्रुप्स थे जो इसी एम्पायर में रहते थे, जिसमें बोहेमियाज, स्लोवास और जो कि नॉर्थ में थे, स्लोवेनेज जो कि कैरनोलिया में थे, और क्रटोर्स जो कि साउथ में थे, और रोम्बेस जो कि ईस्ट में थे। ये डिफरेंट आपको लोग जो दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी जगहों के नाम हैं, इनको याद करना मुश्किल है। अभी आपसे यहाँ मेनली पूछा यही जाएगा कि जो यूरोप था वो कैसा था, तो आप पैचवर्क का एग्जांपल दे सकते हैं, और मेनली 2-3 आप जगहों का नाम अगर याद कर सकें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये चीज़ें आप इम्पॉर्टेंट हैं, ये याद कर लेंगे। उसके बाद बोल रहे हैं कि इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी ये लोग इंडिपेंडेंट कैसे हुए, नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आई, तो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा अब स्टार्ट हो रहा है, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। सोशली एंड पॉलिटिकली a landed aristocracy was the dominant class on the continent। अगर हम बात करें सोशली, सामाजिक रूप से और पॉलिटिकल रूप से, तो यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग थे, जो समझदार लोग थे, वो पूरे कॉन्टिनेंट पे, पूरे यूरोप पे शासन कर रहे थे। द मेंबर ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ एंड दैट कट अक्रॉस रीजनल डाइवर्सिटी। ये लोग एक ही कल्चर यूज़ करते थे, एरिस्टोक्रेसी की बात कर रहे हैं, एक ही लैंग्वेज को ज़्यादा फोकस करते थे, और उन्होंने अपना अपना एरिया बांट रखा था। दे ओन्ड एस्टेट इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेज। उनका महल तो है, पर कंट्री साइड में भी, टाउन साइड्स में भी उनके घर हैं, उनके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, बट पैसे वाले लोग हैं। और वो लोग दिस बुक फ्रेंच, वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, फॉर द पर्पज़ ऑफ डिप्लोमेसी एंड हाई सोसाइटी। अपने आप को अलग दिखाने के लिए, अपने आप को हाई सोसाइटी दिखाने के लिए फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन
फ्रेम कर सकते हैं, विच लैंग्वेज स्पोकन बाय द एरिस्टोक्रेसी इन यूरोप, सॉरी ये वाला लाइन, ओके। फ्रेंच लैंग्वेज। उसके बाद यहाँ बता रखा है दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउएवर न्यूमरिकली अ स्मॉल ग्रुप। अगर देखा जाए पॉपुलेशन में तो एरिस्टोक्रेसी के लोग जनसंख्या में कम हैं। द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ द पीजेंट्री। और अगर यूरोप में ज़्यादा लोग देखे जाएं तो वो किसान हैं। टू द वेस्ट द bulk of the land was formed by the tenants and the small owners। अगर हम वेस्ट की बात करें, चलिए अब यहाँ पे हम एक छोटा सा वो बना लेते हैं डायरेक्शन का, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अगर हम ईस्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या है, सॉरी वेस्ट की बात करें तो यहाँ पे मोस्टली जो किसान है या तो वो टेनेंट है, मतलब किराएदार हैं, या छोटे फार्म्स को लेके वर्क कर रहे हैं, या तो टेनेंट है या स्मॉल ओनर्स हैं। जबकि हम अगर ईस्ट और सेंट्रल एरिया की बात करें, द पैटर्न ऑफ द लैंड ओनिंग वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय द वास्ट एस्टेट विच वॉज कल्टिवेटेड बाय द सफर्स। अगर हम ईस्ट और साउथ वाले एरिया की बात करें, यहाँ वाले एरिया की बात करें तो यहाँ पे क्या है, या तो जो एरिस्टोक्रेसी क्लास है उसका लैंड है, ठीक है, या फिर हाई क्लास लोग हैं उनका लैंड है, और जिन पे वो क्या करा रहे हैं, किसी और से वर्क करा रहे हैं। इन द वेस्टर्न पार्ट एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ Europe, the growth of the industrialized production and the trade meant the growth of the town and the emerge of the commercial classes, which extents was based on the production for market। ये बात कर रहे हैं कि वेस्ट और सेंट्रल वाले एरिया की बात करें तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्री वगैरह ज़्यादा हैं, और इसी वजह से यहाँ पे टाउन बने, टाउन मतलब कस्बे बने, और यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे करते हुए मार्केट डेवलप होने लगा, कमर्शियल क्लास आने लगी जो कि मिडिल क्लास के रूप में दिखने लगी, मतलब वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले भी नहीं थे तो बहुत गरीब भी नहीं थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन कब शुरू हुआ, तो आप क्वेश्चन यहाँ पे बनाइए, व्हेन डिड द इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन इन द इंग्लैंड। ओके, आंसर क्या होगा, हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। इससे पहले भी एक क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, विच एरिया डेवलप्ड मोर इन यूरोप। यूरोप में कौन सा एरिया ज़्यादा डेवलप हुआ, तो आंसर होगा वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, बट इन द फ्रांस एंड द पार्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स इट occurred only during the 19th century। सेम क्वेश्चन फ्रेम करना है आपको। फ्रांस और जर्मन एरिया जो थे उनमें कब शुरू हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन, व्हेन डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन इन फ्रांस एंड जर्मनी। आंसर क्या होगा, 19th सेंचुरी। इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग। इस दौरान नया सोशल ग्रुप दिखाई देने लगा, अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन जो कि फैक्ट्रीज़ में वर्क करती थी, जो कि मिडिल क्लास थी, और अब मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो किसकी वजह से बनी थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बनी थी। बिजनेसमैन, प्रोफेशंस, ये सारे लोग धीरे धीरे नज़र आने लगे। इन द ईस्टर्न एंड द सेंट्रल यूरोप दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर। ईस्टर्न और अगर हम सेंट्रल की बात करें यूरोप की, तो 19th सेंचुरी तक ये लोग ग्रुप जो था वो काफ़ी कम था। इट वॉज अमंग द educated liberal middle classes that idea of national unity following the abolition of the aristocracy privilege gained popularity।
क्या हुआ, जब ये लोग पैसे वाले होने लगे तो ऑब्वियसली बात है पढ़े लिखे भी हैं, थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने लगे, फिर इन लोगों के मन में आया कि जो प्रिविलेज है वो केवल एरिस्टोक्रेटिक क्लास को क्यों मिलता है, सबको क्यों नहीं मिलता, इक्वालिटी क्यों नहीं है। तो ये आइडिया यहाँ से शुरू हुआ। तो आप क्वेश्चन यहाँ फ्रेम करेंगे, द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म बिगिंस डैश, ऐसे करके बना सकते हैं, या फिर बना सकते हैं फ्रॉम वेयर द नेशनलिज्म फीलिंग इमर्ज इन यूरोप। तो आप यहाँ पे लास्ट वाला जो आपका लाइन है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि ये मिडिल क्लास जो लोग थे उनके मन से ये बात आई थी। आई होप आपको ये समझ में आया। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। टिल देन बाय।